नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भारत नेपाल सीमा पर अवैध हथियारों के साथ किया था अरेस्ट। विधायक पर भी उठ रहे सवाल। राज्य कर्मचारियों की आरएसएस कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति पर हरदा ने उठाए सवाल। कहा, राजनीतिक कार्यक्रमों में अधिकारियों और कर्मचारियों का शामिल होना दुर्भाग्यपूर्ण। टिहरी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्य जारी। प्रभावित परिवारों को दी जा रही हर संभव मदद। क्षेत्र की हर स्थिति पर विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों की नजर। और देहरादून के वेलहम बॉयज स्कूल में जूनियर छात्र के साथ यौन शोषण मामले में 0 एफआईआर दर्ज। अगले हफ्ते पीड़ित के परिजनों से होगी पूछताछ। मामले में जांच जारी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल का भाई सतीश नैनवाल के पास से कारतूस बरामद किए गए हैं, वो भी भारत नेपाल सीमा से, जिसके बाद विधायक पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे प्रकरण के बाद कांग्रेस को अब फिर से बीजेपी को घेरने का एक नया मुद्दा मिल गया है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की सियासत आज उस वक्त गर्मा गई जब बीजेपी विधायक के भाई को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। दरअसल रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल और उनके ड्राइवर को भारत नेपाल सीमा के पास चेकिंग के दौरान 40 जिंदा कारतूस के साथ एसएसबी ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की शाम बनबसा भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात सीमा सुरक्षा बल की 57 वाहिनी के जवानों द्वारा सीमा से आवागमन करने वाले सभी यात्रियों की चेकिंग की जा रही थी और इसी दौरान संदिग्ध अवस्था में यात्रा कर रहे 2 व्यक्तियों को चेकिंग के लिए रोका गया। रोके जाने पर पहले तो दोनों ने चेकिंग से आनाकानी करने की कोशिश की, लेकिन जब एसएसबी के जवानों द्वारा उनकी चेकिंग की गई तो उनके सामान से 7.65 mm के 40 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इसमें कल रात सूचना मिली थी कि एसएसबी चेक पोस्ट में एक्सरे मशीन में कुछ जिंदा कारतूस पकड़े गए। उसके बाद एसएसबी ने इसमें फर्क बना के हमारे पास सुपुर्दगी की थी जिंदा कारतूस में अभियुक्त। उसमें पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया हुआ है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उधर विधायक का भाई गिरफ्तार हुआ नहीं था कि इधर राजधानी देहरादून में बैठे विधायक प्रमोद नैनवाल समेत पूरी बीजेपी सरकार कांग्रेस के निशाने पर आ गई। कांग्रेस ने न सिर्फ विधायक प्रमोद नैनवाल पर सवाल खड़े किए, बल्कि पूरे बीजेपी सरकार को घेरते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही पुलिस प्रशासन पर विधायक के भाई को बचाने का भी आरोप लगाया गया। और क्या इंटरनेशनल ट्रीटी में ये भी तय है कि आप भारत के लाइसेंस को लेकर ये गोली बारूद लेके दूसरे देश में जा सकते हैं? क्या देश की सीमाएं नाप सकते हैं आप? यहाँ तक कि जिन राज्यों में आपको लाइसेंस निर्गत है, 3 राज्य से ज्यादा राज्य आप असला बारूद लेके नहीं जा सकते। और आज आप क्या कहते हैं, लेके गए और 40 कारतूसों के संग आपको पकड़ा है सीमा सशस्त्र बल ने, और अब प्रशासन जो है उनको समय दे रहा है कि आप लाइसेंस दिखा दीजिए। ये घटना अत्यधिक चिंताजनक है और ये और चिंताजनक हो जाती है जब हम देखते हैं कि सत्ता प्रतिष्ठान देहरादून से दिल्ली तक इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसको हसप करने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए हमने आज आपके माध्यम से हम राज्य के लोगों के सम्मुख जा रहे हैं और आवश्यकता पड़ी और तथ्य इकट्ठा करके हम महामहिम राज्यपाल के पास भी जाएंगे। जहां एक तरफ कांग्रेस जमकर बीजेपी को घेरने का काम कर रही है, तो वहीं बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल अपने भाई के पक्ष में बचाव करते नजर आए। प्रमोद नैनवाल का कहना है कि उनके भाई के बैग में गलती से कारतूस चले गए थे। उनके भाई के पास पिस्टल का लाइसेंस भी है, लेकिन उस वक्त उसके पास पिस्टल नहीं थी। उसकी लाइसेंसी, उसके पास पिस्टल है। कल जो मुझे बताया कि कल जब वो चूँकि वो लेबरों के काम से बनबसा आते जाते रहता है, तो लेबरों को लेने के लिए जब वो जा रहा था तो जल्दीबाजी में जो बैग था, उस बैग से बैग की बाहर की जेब में उसके लाइसेंसी जो पिस्टल थी उसकी गोलियां निकालना वो जल्दीबाजी में भूल गया। और जब वहाँ एसएसबी ने उसको चेक किया होगा तो वो निकल गया। उसके बाद एसएसबी ने पुलिस वालों को बुलाया, तो फिर उसके बाद जब एसएसबी और पुलिस के आने के बाद उन्होंने कागज़ मांगे तो उसने ओरिजिनल जो रसीद की है, पिस्टल की गोली की जो रसीद की
जो रसीद है वो और पिस्टल का ओरिजिनल लाइसेंस दिखाया पुलिस वालों को, तो पुलिस वालों ने उसे संतुष्ट होकर के उनको घर भेज। ये कोई पहला मामला नहीं है जब विधायक प्रमोद नैनवाल अपने भाई सतीश नैनवाल की वजह से चर्चाओं में आए हो। इससे पहले भी उद्यान घोटाले और ग्राम प्रधान के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने वाले मामले में भी प्रमोद नैनवाल अपने भाई की वजह से सुर्खियों में रह चुके हैं। अब एक बार फिर से विधायक प्रमोद नैनवाल की छवि को नुकसान पहुंचा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। वहीं टिहरी के आपदा प्रभावित क्षेत्र भिलंगना में राहत बचाव और पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि जुलाई और अगस्त में टिहरी के घनसाली क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि के बाद से यहां कई परिवार आपदा से प्रभावित हुए हैं। लोगों की मूलभूत सुविधा जैसे कि बिजली, पानी और बच्चों की शिक्षा को लेकर प्रदेश सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। उधर राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी और क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। हमारी रोड्स हैं, जैसे पिंसवाड़ की रोड है और कुछ हमारे कुछ क्षतियाँ स्कूल के भवनों की हुई हैं, कुछ टीचर्स की नियुक्ति की बात है। और इसके अतिरिक्त जगह जगह हमारे जो आंतरिक मार्ग हैं गांव के, जहां पर पुलियाँ भी ध्वस्त हुई हैं, मार्ग ध्वस्त हुए हैं, उनको फिर सुचारू करने के लिए लोगों ने अपने एप्लीकेशंस दिए जिन पर कार्रवाई की जाएगी। ज़मीन के हमारे पास हमें जो अभी तक प्रशासन की तरफ से जो आश्वासन दिया जा रहा है कि ज़मीन हमारे पास है, कुछ दिक्कतें होंगी, उन दिक्कतों को हम पूरा कर रहे हैं। उन पर मिल बैठ के हम उस पर वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे और उस समस्याओं का समाधान करेंगे। उधर उत्तरकाशी में विस्थापन की मांग को लेकर टिहरी झील प्रोजेक्ट से प्रभावित हुए लोगों ने प्रदर्शन किया है। दरअसल टिहरी झील प्रोजेक्ट से प्रभावित हुए लोग उत्तरकाशी में भल्ड गांव में पिछले 20 सालों से रह रहे हैं। ग्रामीण लगातार विस्थापन की मांग को लेकर हल्ला बोल कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अब ग्रामीणों का कहना है कि टिहरी झील का पानी बढ़ने से उनके खेत खलियान और आशियानों पर खतरा मंडरा रहा है। उन लोगों ने हमें बुलाया, हम बार बार गए उनके बुलाने पे, उस समय भी उन लोगों ने हमें कोई उसका जानकारी नहीं दिया। फिर जब हम लोग अभी बैठे हैं यहाँ पर तो बहुत से लोग आ रहे हैं, डीएम साहब भी आए, वो आए, एसडीएम साहब यहाँ पर आए, और जो भाई हमारे लिए सहयोग के लिए खड़ा है सागर भाई, वो उसको भी धमका रहा है, उसको डरा रहा है ना। तो जो लोग हमारे साथ खड़ा उन लोगों को तो वो लोग डरा रहे हैं, जब वो लोग हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते, हमारे साथ कुछ हमारा सहयोग नहीं कर सकते, तो जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को भी क्यों धमकाना है? उनको ये सही बात है कि गलत बात है ना? उन लोगों को क्यों धमकाना? उनको किसने दिया अधिकार कि वो उन लोगों को धमकाए? वहीं प्रदेश में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस अब एक और कदम उठाने जा रही है और इसमें आम जनता का भी सहयोग लिया जाएगा। इस अभियान के लिए पुलिस ने एसओपी तैयार कर ली है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि नशे पर लगाम लगाने के लिए थाना स्तर पर क्षेत्रीयवार नशा निरोधक समितियां बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि थाना स्तर पर इन समिति बनाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है और इन समितियों में सदस्य जो होंगे वो छात्र छात्राएं, युवा वर्ग और समाज सेवी के जो सदस्य हैं उन्हें शामिल किया जाएगा। इसमें एक एनएसएस करके बनाया नशा निरोधक समिति। इसमें पहले उन क्षेत्रों को चयनित किया गया जहां पर इस तरह के नशे के शिकायत हो या शराब की शिकायत हो, और उन क्षेत्रों को चयनित करने के बाद थाना प्रभारी का दायित्व जो वहाँ से 10-15 जो ऐसे सम्मानित लोग हैं जो सामाजिक रूप से जुड़े हैं उनकी एक समिति बनाई है और समिति के बाद उनके द्वारा जो भी शिकायतें मिलती है या जो उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है उनके साथ ऐसे लोग को पकड़ा भी जाए और ऐसे लोग नशे की जो लगातार आदत पड़ गई है उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए, तो सामाजिक रूप से उनकी इन्वॉल्वमेंट करने के लिए कदम उठाया गया। वहीं देहरादून के वेलम बॉयज स्कूल में जूनियर छात्र के साथ यौन शोषण मामले में 0 एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि गुवाहाटी से एफआईआर को डानलवाला कोतवाली को ट्रांसफर किया गया। मामले पर जानकारी देते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अगले हफ्ते पीड़ित छात्र के परिजनों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। 0 एफआईआर दूसरे प्रांत से असम से प्राप्त हुई थी। 0 एफआईआर के बाद उसको विधिवत जो है क्राइम नंबर पर रजिस्टर्ड कर लिया गया, क्योंकि पोक्सो से संबंधित प्रकरण है और खासकर एक बोर्डिंग स्कूल से संबंधित है जहाँ काफ़ी सारे छात्र पढ़ते हैं। तो पहले जो बयान जो किया ऑडियो वीडियो बयान जो है चूँकि काफ़ी डिस्टेंस प्लेस पर थे, तो आईओ द्वारा जो है वीडियो रिकॉर्डिंग जो नए कानून के तहत उनके बयान दर्ज कर लिए। पीड़ित बच्चे के भी दर्ज किए गए, साथ ही साथ पेरेंट्स के भी दर्ज किए गए और उनको अवगत कराया गया कि यथाशीघ्र चूँकि यहाँ का जुडिडिक्शन न्यायालय का यहीं पर है, तो यहाँ पर आके अग्रिम जो भी हमारी विधिक कार्रवाई होती है, चाहे वो माननीय न्यायालय में हमें बयान दर्ज कराने हो, चाहे अन्य जो प्रक्रिया होती है, इस संबंध में उनको अवगत करा दिया गया।
वहीं पूरे प्रदेश के साथ साथ देहरादून और अन्य जगहों पर गणेश चतुर्थी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाली तस्वीर धर्मनगरी हरिद्वार से सामने आई, जहां गीता भवन में गणपति जी की स्थापना की गई। आपको बता दें कि इस साल महामाया गणपति संगठन ने क्लाइमेट चेंज की थीम से पंडाल को सजाया, जिसको देखने के लिए लोग दूर दराज से यहां पर पहुंचे हैं और संगठन द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर दिए गए संदेश की तारीफ भी की जा रही है। और आज ऐसा माना गया है कि आज के दिन जो है भगवान जी का जन्म हुआ है, भगवान गणपति का जन्म हुआ है, जो इस मूर्ति को 10 दिन तक अपने घर में रखते हैं। जो भी हमारे कष्ट है, जो भी दुख है, वो भगवान गणेश अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। इसीलिए हमारे भारत में, अब पूरे भारत में दक्षिण से लेकर उत्तर तक जहाँ भी आप जाएंगे, एक प्रथा बन गई है गणपति पूजा की। और जो थीम इस वर्ष की जो इनके द्वारा चयनित की गई है, जलवायु परिवर्तन और प्रकृति का संरक्षण, वो बहुत अच्छी एक थीम है और बहुत ही अच्छे भाव और नेक सोच के साथ ये जो है आयोजन किया गया है। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के आयोजनों से जो हमारे आम जनमानस हैं, उनके मन में पर्यावरण के प्रति और जलवायु परिवर्तन के प्रति जो एक चेतना है वो विकसित होगी और लोगों को कहीं ना कहीं धर्म के माध्यम से ये प्रेरणा मिलेगी कि जो वन्य जीव हैं और वन है, उनका संरक्षण किया जाए। वहीं राजधानी देहरादून में भी श्रद्धालु गणेश चतुर्थी को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देहरादून का बाजार बप्पा की सुंदर सुंदर मूर्तियों से सजा हुआ नजर आया। गणेश उत्सव के साथ ही जो गणेश चतुर्थी का त्योहार है, उसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। जो भक्त हैं अपने अपने घरों पर भगवान गणेश जी की मूर्ति जो है उन्होंने आज स्थापित की है। आपको बता दें कि अगले 10 दिन तक गणपति बप्पा अपने भक्तों के घरों और मंदिरों में विराजमान रहेंगे। हमें बहुत श्रद्धा है। मैं और मेरी वाइफ, हम लोग दुबई में रहते हैं, बट हम जब भी घर आते हैं कोशिश करते हैं गणपति पे घर आएँ और सबके साथ गणपति मनाएं। बहुत श्रद्धा है हमारी, पूरे होश उल्लास से हम लोग, हर्षोल्लास से हम लोग आते हैं, मूर्ति लेते हैं, गणपति जी को घर ले आते हैं, सजावट करते हैं, सब परिवार वाले एक साथ बैठते हैं। सुबह शाम तीनों टाइम भगवान की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं और हम पूरे 11 दिन के लिए बैठाते हैं और जो हम मानते हैं बाबा से हमें वो पूरा मिलता है और क्या मांगे भगवान बिना मांगे भी हमें देते हैं। वहीं जागेश्वर धाम में आरती के बाद मंदिर का गेट बंद होने के चलते अराजक तत्वों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल आरोपी जबरन जागेश्वर धाम में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आरोप है कि 5 लोग, जिसमें 3 महिलाएं शामिल और 2 पुरुष थे, उन्होंने गेट फांदकर मंदिर परिसर में पहुंचे और विरोध करने पर उन्होंने गार्ड के साथ मारपीट भी की। आपको बता दें कि हंगामा कर रही महिलाओं ने खुद को भगवान शिव का अवतार बताया। उधर पुलिस ने आरोपियों पर चालानी कार्रवाई भी की है। परंपरा के अनुसार जागेश्वर धाम में साईं आरती के बाद वहाँ मंदिर जाना जो है नियम विरुद्ध है। कल यहाँ पर कुछ श्रद्धालु रात को आरती के बाद पहुँचे हैं और उन्होंने मंदिर के गेट को फांदकर और वहाँ पर 2 कुत्तों को भी साथ में ले गए और काफ़ी उपद्रव उन्होंने मचाया मंदिर पर और कुछ जो सुरक्षाकर्मी थे उन पर भी हाथापाई की और मंदिर में जो मंदिर के गेट के सामने कुछ दुकानें थी उनका भी सामान रोड पर बिखरा और काफ़ी गाली गलौज वहाँ पर की। तो इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं। उन जो ये यथाकथित लोग हैं इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। राजधानी देहरादून में खाद्य विभाग की टीम ने शहर में मौजूद खाद्य पदार्थों के आउटलेट और प्रतिष्ठानों पर छापेमार की कार्रवाई की। आपको बता दें कि टीम ने नामी शैक्षणिक संस्था की मेस का भी निरीक्षण किया और वहां पर खाद्य सुरक्षा की मानकों की जांच की गई। उपायुक्त खाद्य संरक्षा गढ़वाल RS रावत ने बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाले खाद्य प्रतिष्ठानों पर एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि यह अभियान पूरे प्रदेश भर में जारी रहेगा। देहरादून के DO और FSO हैं हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर, उन्होंने दोबारा से यहाँ पे जांच की थी। इसी क्रम में जो है कल रात भी जो है कुछ और वीडियो वायरल हुए, जिस संबंध में जो मेरा उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के क्रम में मैं अपनी पूरी टीम के साथ, जो मेरे साथ इस समय मौजूद है, उनके साथ यहाँ DIT आया था और DIT की जो उनकी मेस है उसकी हमने जाँच की है। मौके पर तो हमें इस समय कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन कुछ शिकायतें बच्चों से हमने बात की, बच्चों ने शिकायतें की हैं। तो इस संबंध में हमने उनको निर्देश दिए हैं कि वो जो बच्चों की शिकायतें हैं उनको सॉल्व करें, बच्चों से बात करें और अगर इस तरीके से भविष्य में कोई और इस प्रकार की शिकायतें आई और इस तरीके से कोई कंप्लेन हमें मिलती है तो इनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।
उधर पौड़ी में अशासकीय माध्यमिक शिक्षा प्रबंधन संगठन ने बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में संगठन के सदस्यों ने शिक्षा विभाग पर अशासकीय विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं और कर्मचारियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। नाराज शिक्षकों ने बताया कि वो सालों से पीटीए प्रबंधकीय व्यवस्था पर कार्यरत शिक्षकों को विनियमित करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी के जरिए सीएम पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भी सौंपा है। समिति द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसको थ्रू प्रॉपर चैनल उच्च स्तर तक संज्ञान में लाया जाएगा, उसको प्रेषित कर दिया जाएगा। उसमें कुछ नीति विषयक मामले हो सकते हैं तो जिसका निर्णय उच्च स्तर से हो जाए, इसके लिए हम ज्ञापन को प्रेषित करेंगे। उधर दिनेशपुर में नगर पंचायत के निवर्तमान वार्ड ने जीआईसी के प्रधानाचार्य मधुसूदन मिश्रा को सम्मानित किया। आपको बता दें कि हाल ही में राज्यपाल ने शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानाचार्य मधुसूदन मिश्रा को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया था। आपको बता दें कि लगातार जो प्रधानाचार्य है वो अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। उत्तराखंड सरकार, इसके साथ ही यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष और जितने भी नगरवासी हैं, मैं उन सबों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे शैलेश मटियानी राज्य उत्कृष्ट शैक्षिक पुरस्कार प्राप्त होने पर सम्मानित किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ के नगरवासियों को, यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष को मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो पुरस्कार हमारे दिनेशपुर के प्रधानाचार्य आदरणीय मधुसूदन मिश्रा को मिला। शैलेश मटियानी जो पुरस्कार होता है उत्तराखंड का सर्वोच्च पुरस्कार है और उन्होंने खाली अपना नाम नहीं है, दिनेशपुर का भी उन्होंने नाम ऊंचा किया। इसलिए हम उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ हमारे सभासद गणों के साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो दिनेशपुर में परिवर्तन किया है, शिक्षा क्षेत्र में दिनेशपुर का नाम ऊंचा किया है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। वहीं लोहाघाट में टैक्सी चालकों ने प्राइवेट वाहनों द्वारा सवारी ढोने का विरोध किया है। शनिवार को गुमदेश टैक्सी यूनियन ने लोहाघाट थाने एसएचओ को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि नाराज टैक्सी ड्राइवरों ने पूरे क्षेत्र में टैक्सी सेवा बंद करने की मांग की है। प्राइवेट वाहन जो हमारी सवारियों को ढो रहे हैं वो हमारी सवारी ने ढोए हैं, चाहे कर्मचारी वर्ग हो चाहे हमारे प्राइवेट वाहन वाले भाई लोग हो, क्योंकि इससे हमारे व्यापार में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। हम लोग यहाँ टैक्सी जो पेड कर रहे हैं, जो टैक्स पेड कर रहे हैं, उससे हमारे जो है तो हमें नुकसान हो रहा है। उनका पता लगाकर, उनके मालिकों का पता लगाकर उन्हें बुलवाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सही कार्रवाई आज से हो जाएगी। और प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भारत नेपाल सीमा पर अवैध हथियारों के साथ किया था अरेस्ट। विधायक पर भी उठ रहे सवाल। राज्य कर्मचारियों की आरएसएस कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति पर हरदा ने उठाए सवाल। कहा, राजनीतिक कार्यक्रमों में अधिकारियों और कर्मचारियों का शामिल होना दुर्भाग्यपूर्ण। टिहरी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्य जारी। प्रभावित परिवारों को दी जा रही हर संभव मदद। क्षेत्र की हर स्थिति पर विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों की नजर। और देहरादून के वेलहम बॉयज स्कूल में जूनियर छात्र के साथ यौन शोषण मामले में 0 एफआईआर दर्ज। अगले हफ्ते पीड़ित के परिजनों से होगी पूछताछ। मामले में जांच जारी।